सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे मित्रों, आज की क्लास के अंतर्गत जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राज्य के संदर्भ में रहेगा। जैसा डियर स्टूडेंट्स और साथियों आप जानते हैं कि राज्य जो है आधुनिक समय में हम राज्य की बात करते हैं तो आधुनिक समय में राज्य के जो है 4 निर्धारक तत्व माने गए हैं, जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन 4 अंगों से मिलकर के जो है राज्य बनता है। और देखिए कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है बहुत सारे जो सिद्धांत जो रहे हैं, जैसे मोस्टली हम बात करें तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और जो दैवीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जो है मनु के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। मनु के अनुसार कि पहले अराजकता थी, शासन का अभाव था और जो शक्तिशाली जो लोग थे वो निर्बल लोगों को सताने का क्या करते थे, कार्य करते थे। तो संसार में इस प्रकार की जो है भयावह स्थिति बनी हुई थी और जो है इस प्रकार के भयावह स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जो है लोग किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास में। और ब्रह्मा ने जो है निर्बल लोगों की रक्षा जो है संसार में राजा को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जो है मनु के द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है ये सिद्धांत। उसके बाद में हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य या चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था क्या था, विष्णुगुप्त, ठीक है। और अर्थशास्त्र के महान रचयिता थे। इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा कौटिल्य ने वो अर्थशास्त्र लिखा, और मनु के द्वारा स्मृति में हम बात करें तो मनु स्मृति जो है उनके द्वारा लिखी गई। तो कौटिल्य जो है आधुनिक समय में जो आधुनिक जो समझौतावादी जो विचारक हैं, जैसे हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, उनके विचारों से जो है कौटिल्य के विचार जो है मेल खाते हैं। और उसके बाद में जो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। तो अरस्तु ने भी जो है प्राकृतिक संस्था माना है कि धीरे धीरे जो है राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, राज्य की जो संकल्पना है उसके संदर्भ में आज अपन जो है विस्तार से बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप में जो है आप स्टडी के प्रति अपना जुनून रखिए और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के अध्ययन करें, तो निश्चित रूप में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं अपन राज्य की संकल्पना के बारे में, राज्य के संदर्भ में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि राज्य शब्द के लिए जो राज्य है स्टेट, ठीक है। राज्य स्टेट शब्द का हिंदी अनुवाद है। राज्य जो है स्टेट शब्द का क्या है, हिंदी अनुवाद है। और ये लैटिन भाषा के पोलिश शब्द से लिया गया, ठीक है। कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के पोलिश शब्द से बना है, ठीक है। पोलिश शब्द से लिया गया है, पोलिश शब्द से। तो इसका जो अर्थ होता है वो जो है नगर होता है। क्या होता है, नगर। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो यूनानियों को दिया जाता है। और यूनानियों के संदर्भ में हम बात करें तो प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के यथार्थवाद ने राजनीति विज्ञान को क्या किया है, अभिसिंचित किया है, ठीक है। तो छोटे छोटे नगरों को जो है यूनान में पोलिस के नाम से जाना जाता था। और पोलिस का जो मतलब होता है, क्या होता है, नगर होता है, ठीक है। स्टेट शब्द राज्य के अर्थ में, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि स्टेट जो है, स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ में, स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ के रूप में, ठीक है, राज्य के अर्थ के रूप में जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग इटली निवासी मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अर्थ के रूप में प्रयोग जो है इटली निवासी, ठीक है, इटली के थे कौन, मैकियावेली। इटली निवासी जो है मैकियावेली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, मैकियावेली के द्वारा, ठीक है। और मैकियावेली जो है, मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण जो कृति मानी जाती है, द प्रिंस के नाम से इनकी जो है महत्वपूर्ण जो कृति लिखी इन्होंने। तो मैकियावेली ने सबसे पहले जो है इस शब्द का जो है स्टेट शब्द राज्य के अर्थ के रूप में जो प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे, मैकियावेली थे, ठीक है। अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे मैकियावेली के संदर्भ में जो है डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। मैकियावेली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत जो है जो चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि जो थॉट है राजनीतिक विचारक है
और राजनीतिक विचार इनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसलिए जो है इनका महत्वपूर्ण है, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि इन विचारकों के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत दिए गए, ऐसे ऐसे थ्योरियां दी गई जिनकी आज भी क्या है, प्रासंगिकता है। राजनीति विज्ञान में आज भी उनकी क्या है, प्रासंगिकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है हम विचारकों का अध्ययन करते हैं, और विचारकों को मोस्टली रूप में दो भागों में बांटते हैं, एक तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और एक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है उसको भी दो पार्ट में बांट देते हैं, एक एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट और जो दूसरा जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो एंशिएंट इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आते हैं जैसे मनु है, कौटिल्य है, इसके अलावा शुक्र है, बृहस्पति है, वेदव्यास है, वाल्मीकि जी हैं। तो इस तरह के जो थिंकर्स हैं वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं। जबकि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों की हम बात करें तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, जे.पी. नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरविंदो, ये ऐसे जो विचारक हैं ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ऐसे ही हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। उसमें एक तो जो है एंशिएंट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जिसमें सबसे पहले जो है सोफिस्ट विचारक आते हैं, उसके बाद में जो है सुकरात, और सुकरात का जो शिष्य बना कौन बना, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन बनता है, अरस्तु। अरस्तु का जो शिष्य था सिकंदर था, लेकिन सिकंदर एक राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया बल्कि महान क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, तो यूनान में 3 गुरु शिष्यों की परंपरा रही है जिसमें प्लेटो, इसके बाद में जो है प्लेटो का जो है सबसे पहले सुकरात, सुकरात का शिष्य कौन बना, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु था। ठीक है, तो ये अमर गुरु परंपरा रही है। और उसके बाद में जो मॉडर्न जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जो कि कहां से, जैसे मैकियावेली है, इसके अलावा संत थॉमस एक्विनास है, और जो है हॉब्स, लॉक, रूसो है, इसके अलावा बेंथम है, इसके अलावा जे.एस. मिल है, हेराल्ड जोसेफ लास्की है, तो ऐसे कार्ल मार्क्स है, ऐसे जो विचारक हैं वो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य की संकल्पना के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं, और राज्य को जो है यूनान में स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, जो पोलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर। और स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ के रूप में प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो विचारक के रूप में हम बात करें तो किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। किसने किया था, मैकियावेली ने। ठीक है, और आधुनिक समय में राज्य के जो 4 अंग, ध्यान रखना कि आधुनिक समय में, ठीक है, आधुनिक या मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक समय में जो है राज्य के, आधुनिक समय में राज्य के जो है 4 निर्धारक तत्व माने गए, 4 तत्व माने गए। ठीक है, आधुनिक समय में हम राज्य उसी को बोलते हैं जो जिसके पास में कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, और 4 अंगों से मिलकर के जो है राज्य बनता है। तो सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आता है, निश्चित भूभाग। क्या आता है, निश्चित भूभाग। इसके बाद में जो है जनसंख्या, या जनसंख्या भी हम पहले लिख सकते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग हो गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो सरकार, क्योंकि राज्य की जो इच्छाओं की जो क्रियान्विति की जाती है, राज्य के लक्ष्यों व उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा। और जैसा आप जानते हैं सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो राज्य का जो प्रकटीकरण रूप होता है वो क्या होता है, वो सरकार होती है। राज्य की बिल जो होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको लागू और उसको प्राप्ति करती है किसके माध्यम से होती है, वो सरकार के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, सरकार के माध्यम से। और चौथा जो महत्वपूर्ण जो अंग आता है राज्य का आधुनिक समय में, वो किसको माना गया है, वो संप्रभुता को माना गया है, जो कि सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है और लैटिन भाषा के सुप्रीम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है, सुप्रीम पावर होता है। और संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता होती है और एक कौन सी होती है, बाह्य संप्रभुता होती है। ठीक है, तो आधुनिक समय में राज्य के कितने अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में जो राज्य है, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको हम राज्य नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस में। जो राज्य की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, क्योंकि राज्य के 4 निर्धारक अंग होते हैं, ये इनको जो है प्रांत कह सकते हैं, प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि इनको प्रशासनिक
देश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो है प्रदेशों में बांटा गया। भारत का एक राज्य है। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश जो है राज्य नहीं था, क्योंकि भारत पर जो अधिकार था, जिसकी सत्ता थी, संप्रभुता थी, वो किसके थी? ब्रिटिश सरकार के पास में थे। इसलिए भारत एक क्या नहीं था? राज्य नहीं था। हमारा देश राज्य कब बना? 15 अगस्त 1947 को। और विधिवत रूप से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है, और जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जैसा आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आधुनिक समय में राज्य के कितने निर्धारक तत्व माने गए हैं? कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग राज्य नहीं है। इनके ये क्या है? देश के हमारे क्या है? प्रदेश हैं, और इनको जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है, ठीक है। तो राज्यों का दर्जा किसको दे सकते हैं हम? देशों को। कंट्री हमारी दृष्टि में राजनीति विज्ञान के अकॉर्डिंग जो राज्य की जो संकल्पना है उसमें राज्य कौन होंगे? कंट्री होंगे, देश होंगे, क्योंकि देशों के पास में जो है 4 क्या है आधुनिक समय में अंग है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो इसके अलावा हम जैसे इसके अंगों की संदर्भ में बात करें तो मनु ने, प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक जो विचारक हैं, मनु ने भी राज्य के स्वरूप, और कौटिल्य के अनुसार भी जो है इन्होंने भी राज्य के स्वरूप के बारे में, अंगों के बारे में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सप्तांग सिद्धांत का, ठीक है। उस समय प्राचीन समय में थे भी वास्तविक रूप में सही थे कि जब राजा का जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता था, राज्य की जो बागडोर होती थी, वो राजा के हाथ में होते थे। तो राजा या स्वामी को जो है राज्य का प्रमुख माना गया था। उसके बाद में राज्य की सहायता करने के लिए कौन होते थे? अमात्य होते थे, मंत्री, और जो है राज्य की राजधानी थी जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इस तरह से उन्होंने तो 7 अंग बताए, लेकिन आधुनिक समय में राज्य के जो अंग माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप में डियर स्टूडेंट्स जो है आपको राज्य की संकल्पना के बारे में जो है कि राज्य की उत्पत्ति और राज्य के संदर्भ में अपन विस्तार से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ के रूप में जो प्रयोग करने वाले जो विचारक थे, सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया? मैकियावेली के द्वारा, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की श्रेणी में आते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ये हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद में जो है राज्य की परिभाषा के संदर्भ में देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उन्होंने राज्य की परिभाषा के संदर्भ में क्या कहा है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा के संदर्भ में एक तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अरस्तु के अनुसार बात करते हैं अपन राज्य की परिभाषा के संदर्भ में। एक तो जो अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार कि राज्य परिवारों व ग्रामों का, राज्य परिवारों व ग्रामों का जो है ऐसा समुदाय है, परिवारों व ग्रामों का ऐसा समुदाय है, राज्य परिवारों व ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर, जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ठीक है। पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की क्या है? प्राप्ति है, जीवन की प्राप्ति है। किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार, ठीक है। और अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान के क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। ये यथार्थवादी विचारक हैं। अरस्तु के द्वारा जो है राज्यों का वर्गीकरण या संविधानों का जो है चक्रीय वर्गीकरण किया गया। और सबसे पहले अरस्तु ने जो है अपने समय में प्रचलित जो है संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद में जो है संविधानों का क्या करते हैं? ये वर्गीकरण करते हैं। एक तो संख्या का आधार लेते हैं, एक उद्देश्य का आधार लेते हैं, दूसरा जो आधार लेते हैं वो किसका लेते हैं कि शासन जो होता है वो जनता के हित में किया जा रहा है, या जो शासक होता है वो अपने हित के लिए क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया, राज्यों का जो वर्गीकरण किया, उसमें अरस्तु ने बताया कि जो अगर शासन जो एक व्यक्ति शासक के रूप में होता है, शासन एक व्यक्ति का होता है, तो वो शासन का जो रूप होता है
वो कौन सा कहलाता है? वो राजतंत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? राजतंत्र। ठीक है। और ये शासन का जो है सुदरूप है, लेकिन जब राजा अपने हित के लिए शासन करता है, प्रजा के हितों को अनदेखा करता है, प्रजा के हितों पर ध्यान नहीं देता है, तो वह जो शासन होता है राजतंत्र किसमें कन्वर्ट हो जाता है? निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ लोगों का शासन होता है, तो वह शासन का जो प्रकार होता है वो कुलीन तंत्र होता है। लेकिन जब ये कुछ लोग शासन का जो उद्देश्य होता है और जो शासन करते हैं वो धन प्राप्ति इनका मुख्य एम्स होता है, तो वो धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों का शासन होता है, तो वो प्रजातंत्र होता है, और इसका जो विकृत रूप होता है वो कौन सा होता है? वो भीड़ तंत्र होता है। तो अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया। अरस्तु के क्रांति विषय का जो है विचार रहे हैं। इसके अलावा अरस्तु ने दासता का भी जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो डियर स्टूडेंट, अरस्तु के जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो द पॉलिटिक्स, जो इनका महत्वपूर्ण जो है रचना थी, कौन सा? पॉलिटिक्स। ठीक है। और अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का क्या माना जाता है? फादर या पिता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। तो अरस्तु के संदर्भ में जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, वहां विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि राज्य की परिभाषा के संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की क्या है? प्राप्ति है। ठीक है। इसके बाद में ब्लेंसली ने कहा है, अकॉर्डिंग टू ब्लेंसली, कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। ये ब्लेंसली ने कहा है। लास्की के अनुसार देखें तो लास्की कहता है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर जो है सत्ता, सर्वोच्च सत्ता रखता है। ठीक है। ये किसने कहा है? लास्की ने। और लास्की की जो महत्वपूर्ण जो रचना थी वो कौन थी? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य के विकास की अवस्थाएं। ठीक है। विस्तार से देखते हैं अपन राज्य की संकल्पना के संदर्भ में, राज्य के बारे में कि आधुनिक समय में राज्य क्या है और राज्य का जो उदय है किस रूप में हुआ है, इसके विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी रही हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप में जो है आपको ये राज्य के संदर्भ में जो विशेष बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। तो राज्य के विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं। राज्य के विकास की अवस्थाएं, राज्य के विकास की जो है अवस्थाएं। ठीक है। विकास की अवस्थाएं की बात करेंगे अपन। अवस्थाएं, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो है कबायली राज्य। कौन से राज्य? कबायली राज्य। कबायली राज्य। और जो कबायली जो राज्य थे, ये राज्य का सबसे पुराना रूप है। ध्यान रखना, यह राज्य का सबसे एंसेंट, या ये कहें कि यह राज्य का सबसे जो है पुराना रूप है। ठीक है। सबसे प्राचीन क्या है? रूप है। कौन सा राज्य? कबायली राज्य के रूप में। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, हिस्टोरिकल दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो कबायली राज्य, और कबायली राज्य क्या है? राज्य का सबसे पुराना क्या है? रूप है, जिसमें छोटे छोटे कबीले, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें छोटे छोटे कबीले, जिसमें छोटे छोटे कबीले जो हैं वो अपने सरदार के शासन में रहते थे। ठीक है। जो छोटे छोटे कबीले के रूप में हुआ करते थे वो अपने सरदार, इनका क्या होता था? शासक कौन हुआ करता था? सरदार हुआ करता था, और सरदार के शासन में रहते थे। किसके? अपने सरदार के जो है शासन में रहते थे, अपने सरदार के शासन में रहते थे। ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य का सबसे जो प्राचीन जो रूप है, सबसे पुराना रूप है, जिसमें छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और अपने सरदार के शासन के, या ये कहें कि अपने शासन के, सरदार के शासन के सानिध्य में ये लोग रहते थे। और शासन जो होता था, शासक के रूप में कौन हुआ करता था? इनका सरदार हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद में ये कबीले स्वजन समूह पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद में आता है प्राच्य राज्य। सेकंड जो हम देखें तो प्राच्य राज्य। प्राच्य राज्य। ठीक है। कौन सी राज्य? प्राच्य राज्य। और यह वह स्थिति है जब नील, गंगा, पीली नदी इत्यादि के उर्वरक घाटियों में प्रारंभिक सभ्यता का क्या हुआ था? विकास होता है। और इन जगहों पर भिन्न भिन्न सौजन समूह के लोग आकर आपस में मिलकर रहने लगे। तो ये जो राज्य कहलाया, ये कौन सा कहलाया? प्राच्य। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है यूनानी नगर राज्य। तीसरे नंबर पे हम बात करें
तो यूनानी, कौन से राज्य? यूनानी नगर राज्य, यूनानी नगर राज्य। इसमें क्या था कि जब एजियन और भूमध्य सागर की ओर सभ्यता का विस्तार हुआ तब यूरोप प्रायद्वीप में भी राज्य का उदय हुआ। इस तरह यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आए क्योंकि वहां पर्वतों, घने जंगलों और समुद्र ने भूमि को अनेक घाटियों और द्वीपों में बांट दिया जिनकी रक्षा करना सरल था। यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य होने के कारण शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र जो है या शासक अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि यहाँ के नागरिक मिलजुल कर शासन करते थे जिसमें नागरिकों की पूर्ण आजादी और लोकतंत्र यहाँ पर क्या था? कायम था। ठीक है। इसके बाद में रोमन साम्राज्य, 4th नंबर पे रोमन साम्राज्य। कौन से साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। ठीक है। और रोमन जो साम्राज्य था कि अत्यधिक छोटे छोटे आकार, आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों के कारण यूनानी नगर राज्य नष्ट हो गया तथा यूरोप में रोमन सभ्यता का केंद्र बन गया। रोम जो था वो सभ्यता का केंद्र बन गया। रोमन साम्राज्य विकसित हुआ। रोमन लोगों ने निकटवर्ती जो पर्वतों के जो लोगों पर विजय प्राप्त करके और उनको अपने साथ मिला लिया। भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों और प्रथाओं को मानने वाले लोगों पर शासन करने के लिए कानूनी प्रणाली जो है क्या की जाती है? यहाँ पर विकसित की जाती है। कौन से साम्राज्य के अंतर्गत? रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा सम्राट की शक्ति पर धर्म की छाप लगा दी गई और उनकी अदम्य शक्ति के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता दबकर रह गई। लोकतंत्र और स्थानीय शासन की संस्थाएं लुप्त हो गई। शक्तिशाली कानूनों द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें वैधानिक राज्य का क्या होता है? जन्म होता है। रोमन साम्राज्य में कौन से राज्य का? वैधानिक राज्य का जन्म होता है। ठीक है। यानी कानूनी राज्य का, वैधानिक राज्य का क्या होता है? जन्म होता है। इसके अलावा जो है अंततः यह शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही भार को न संभाल पाने के कारण से और फिर जो है छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद में जो आता है सामंती राज्य। नेक्स्ट नंबर पे कौन से राज्य आता है? सामंती राज्य। ठीक है। सामंती राज्य। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, हम जो बात कर रहे हैं राज्य की विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने राज्य को समझा कि राज्य क्या है। राज्य को अंग्रेजी शब्द में स्टेट बोलते हैं और जो कि स्टेटस सबसे बना है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, और फिर उसका विकास। ठीक है। आधुनिक समय में राज्य किसको बोलते हैं? इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि राज्य के विकास की जो अवस्था है कि राज्य कौन सी अपनी अवस्थाओं, विकास की अवस्थाओं से होकर के गुजरा है और उसने आज आधुनिक राज्य के रूप में अपने आप को क्या किया है? स्थापित किया है। ठीक है। तो ये राज्य की क्या रही है? अवस्थाएं रही हैं। सबसे पहले कबायली राज्य, उसके बाद में प्राच्य राज्य, उसके बाद में यूनानी नगर राज्य आता है, 4th नंबर पे रोमन साम्राज्य और इसके बाद में 5th नंबर पे जो रहता है वो कौन सा? सामंती राज्य आता है। और रोमन साम्राज्य के बाद केंद्रीय जो सत्ता थी वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो है इसके बाद में 5वीं शताब्दी से मध्यकाल आरंभ हुआ। कौन सी शताब्दी से? 5वीं शताब्दी से। और जिसमें सारी शक्ति बड़े बड़े जमींदारों, सामंतों के हाथों में आ गई। शक्ति किसके हाथों में आ गई? बड़े बड़े जो जमींदार थे, जमींदारों व सामंतों के हाथों में क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है। ठीक है। किसके हाथों में? सामंती लोगों के हाथों में शक्ति आ जाती है। और जो है जनसाधारण कृषि दासों के रूप में खेतों पर जो है बहुत क्या करते थे? परिश्रम करते थे। ठीक है। जो किसान थे लेकिन वास्तविक भूमि के वो मालिक नहीं हुआ करते थे और जीतोड़ ये क्या करते थे? मेहनत करते थे। और उनका जीवन जमींदारों के अधीन था। किसके अधीन था? किसानों का जो जीवन था किसके अधीन था? जमींदारों के अधीन। ठीक है। उस समय किसानों का क्या होता था? शोषण होता था। और जो है सामंत सरदारों के अलावा धार्मिक तंत्र के अधिकारियों, विशेष पोप के हाथों में व्यापक शक्ति आ गई और 14वीं शताब्दी तक आते आते पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है। इसमें कौन से शासक आ जाते हैं? पोप शासक। ठीक है। जो प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करते थे, शासन के जो प्रमुख थे इसमें सामंती राज्यों में, उसमें कौन थे? पोप थे। और ये जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और राजतंत्र की शक्ति को पुनर्जीवित किया। इन्हीं दिनों उद्योग धंधों के विकास के कारण जमींदारों की शक्ति को भी क्या दी जाने लगी? चुनौती दी जाने लगी। और नेक्स्ट नंबर पे आता है आधुनिक राज्य। कौन से राज्य? आधुनिक राज्य। कौन से राज्य? आधुनिक राज्य, मॉडर्न जो स्टेट है। ठीक है। तो राज्य जो है विकास की इन अवस्थाओं से होकर के गुजरा है। तो जो आधुनिक जो राज्य है, मॉडर्न जो स्टेट है, इसके अंतर्गत क्या है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखना 15वीं व 16वीं शताब्दी में, 15वीं व 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 15वीं व 16वीं शताब्दी में जो है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। कहां पर? यूरोप में।
कहां पे? यूरोप में राष्ट्र राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। कौन से राज्यों का? राष्ट्र राज्यों का क्या होता है? उदय होता है। और जो है तब जमींदारों और धर्माधिकारियों की शक्ति कमजोर हो चुके थे और नए आर्थिक संबंधों के अलावा लोग राष्ट्रीयता, भाषा, सांस्कृतिक एकता, देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से स्थायी समूह के रूप में स्थापित हो गए, जुड़ गए। और प्रारंभिक जो राज्य है वो राष्ट्रों में संवैधानिक शासन का उदय होता है। बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्य का उदय होता है? संवैधानिक राज्य का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संवैधानिक राज्यों का उदय होता है, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ कौन से? 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहले कहां पे? यूरोप में। ठीक है, कहां पे? यूरोप में। और इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट्स बता दूं कि इंग्लैंड में यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से, कहां पे? एक तो सबसे पहले इंग्लैंड में, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्या होती है? क्रांति होती है, एक तो इंग्लैंड में। इसके अलावा जो है यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ तथा फ्रांस में इसके लिए क्रांति का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, कहां पे? फ्रांस में 1789 की जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के तीन जो है आधार, जो स्तंभ थे, तीन आदर्श जो थे, स्वतंत्रता, समानता, इसके अलावा बंधुता, और इसको जो है विश्व के लिए भी जो है आदर्श का क्या किया है? कार्य किया है। ठीक है, तो इनमें जो है इसके माध्यम से जो है डियर स्टूडेंट्स बता दूं कि आधुनिक राज्यों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्र और राज्य में अंतर। राष्ट्र और राज्य में अंतर। अब बात करेंगे अपन राष्ट्र व राज्य में अंतर। राष्ट्र व राज्य में अंतर। ठीक है, तो राष्ट्र और जो राज्य है अत्यधिक दोनों में जो है प्राय एक ही समझ लिया जाता है राष्ट्र और राज्य को, लेकिन दोनों में क्या पाया जाता है? अंतर भी पाया जाता है। एक अंक के रूप में जो है अंतर पाया जाता है। इसके अलावा हम ये कहें कि दोनों में जो है घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों में क्या पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है, और जिसके कारण इन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में कर दिया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों में पर्याप्त जो है क्या है? अंतर है। अगर रियलिटीज देखें, हम वास्तविकता देखें, तो दोनों में अंतर है। पहला जो अंतर है, देखिए पहला जो अंतर है कि जिस राज्य में एक ही संप्रदाय के लोग आपस में मिलकर रहते हो, जिस राज्य में एक ही संप्रदाय के, ठीक है, एक ही संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं, जिस राज्य में, जिस जगह एक ही संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है जो राष्ट्र होता है, जिस राज्य में जिस राज्य में केवल एक ही संप्रदाय और जहां पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के, जातियों के, इसके अलावा ये कहेंगे धर्म, भाषा, प्रजाति और संस्कृति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तो उसको क्या, किसकी संज्ञा दी जाती है? उसको राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। तो पहला तो जो है ये अंतर है। दूसरे अंतर की बात करें तो राज्य शब्द एक वैधानिक स्थिति का परिचायक है। कौन सी स्थिति का? राज्य कहें तो राज्य वैधानिक रूप में, कानूनी रूप में, क्योंकि राज्य के आधुनिक समय में 4 निर्धारक क्या माने गए हैं? अंग माने गए हैं, और जो है वैधानिक स्थिति का परिचायक है, जबकि राष्ट्र एक आत्मिक भावना और राजनीतिक स्थिति का। राष्ट्र की बात करें तो जो है आत्मिक भावना, कौन सी भावना? आत्मिक भावना, और जो है इसके अलावा आत्मिक भावना के अलावा जो है राजनीतिक स्थिति का परिचायक है। कौन सी स्थिति का? राजनीतिक स्थिति का परिचायक है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक ही संप्रदाय के लोग जहां मिलकर के रहता है वो राज्य है, और जहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न कल्चर के लोग रहते हैं और आपस में मिलकर के एक जगह रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो राष्ट्र कहलाता है। इसके अलावा राज्य जो होता है वैधानिक स्थिति का जो है परिचायक है, और राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र जो होता है आत्मिक भावना और राजनीतिक स्थिति का क्या होता है? परिचायक होता है, क्योंकि राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना रखते हैं, जहां पे राष्ट्रवाद की बात आती है। ठीक है,
कि राष्ट्र के प्रति एकता की क्या होती है, इनमें भावना होती है। तो इस प्रकार से आत्मिक भावना का परिचायक है। दूसरा जो है नेक्स्ट अंतर की बात करें तो राज्य के तत्व परिवर्तनशील नहीं है, जबकि राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व जो तत्व होते हैं वो परिस्थिति सिचुएशन के आधार पे क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। और बात करें तो राज्य की सीमाएं निश्चित होती हैं जबकि राष्ट्र की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट राज्य की सीमाएं क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। राज्य की सीमाएं क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, जबकि राष्ट्र की नहीं होती हैं, जबकि राष्ट्र की नहीं होती है। ठीक है, ये अंतर आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो है राज्य संप्रभुता संपन्न होता है। राज्य के आधुनिक समय में भी बात करें तो राज्य संप्रभुता संपन्न, ठीक है, क्योंकि राज्य के 4 निर्धारक तत्व होते हैं, जिसमें संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण जो अंग होता है, पार्ट होता है। तो राज्य के लिए संप्रभुता संपन्न होना आवश्यक है, जबकि राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है। और जबकि इसके अलावा हम बात करें तो राज्य की शक्ति बौद्धिक होती है, जबकि राष्ट्र की शक्ति क्या होती है, नैतिक होती है। कैसी होती है, नैतिक। इसके अलावा राज्य राजनीतिक दृष्टि से संगठित जो है कई इकाइयों में, या ये कहें कि राज्य राजनीतिक दृष्टि से एक संगठित इकाई होता है, जबकि राष्ट्र आध्यात्मिक बंधनों से युक्त एकता के रूप में बंधी हुई क्या होती है, जनता की क्या होती है, भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स और साथियों, निश्चित रूप में राज्य की संकल्पना के बारे में हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इसके महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और लगातार जो है मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने का मेरा जो है प्रयास रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स और साथियों, क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो निश्चित रूप में आप क्लास को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी पार्ट में, हम नेक्स्ट जो है हमारी जो क्लास रहेगी राज्य के संदर्भ में और हम महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक सभी साथियों और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।